बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज जो है वो हमने डिस्कस करनी है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज जो है डिटेल के अंदर हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था और आज जो हमने डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज के अंदर सबसे पहले हमारे पास कोई 11 प्रॉपर्टीज़ है जो कि हमने डिस्कस करनी है। लास्ट में हमने कंक्लूजन और कुछ चीज़ें जो है ना वो बाद में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि जब कैथोड रेज प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होता है वो हमने देखना है। तो होता क्या है कि अगर हम जैसे यहाँ पर हमने कैथोड और एनोड बना रखा है तो यहाँ से हमने क्या करना है कि यहाँ से हम कैथोड रेज प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो कैथोड रेज जब प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पर हम जो है वो क्या करते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर जो है वो देखते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का असर था वो जे डॉट पैरन ने देखा था और 1895 के अंदर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो असर था वो जे थॉमसन ने देखा था। पहले मैग्नेटिक फील्ड का असर देख लेते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो कैथोड रेज बेंड होकर और कहाँ गिर जाती है, पॉइंट नंबर 2 पर गिर जाती है। पहली बात तो ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो वो सीधी गुजर के और पॉइंट नंबर 1 पर गिर जाती है पहले तो, ठीक है जी। और जब वो क्या करता है, जे डॉट पैरन ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो वो बेंड होके और कहाँ गिर जाती है, पॉइंट नंबर 2 पर। और ये आप सेकेंड ईयर की फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। वैसे मतलब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपने शायद 10th क्लास के अंदर कहीं ना कहीं पढ़ा हो फिजिक्स के अंदर कि जब चार्ज्ड पार्टिकल्स को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजारते हैं तो वो सर्कल के अंदर बेंड होने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये आपने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर ज़रूर पढ़ा है कि वहाँ पर हम क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं आइसोटोप्स के, और जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारते हैं तो वो सर्कल सेमी सर्कल पाथ बनाते हैं, जहाँ पर हमने E/m वैल्यू जो है वो मालूम की थी आइसोटोप्स की। तो यहाँ पर भी सेम ही है कि यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल यानी कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब हम नॉर्थ और साउथ पोल अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो वो बेंड होके सेमी सर्कल पाथ बनाने की कोशिश करती है और वो कहाँ पर गिर जाती है, स्क्रीन के ऊपर पॉइंट नंबर 2 पे। और जब हम क्या करते हैं, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो वो अब ऊपर पॉजिटिव प्लेट है और नीचे क्या है, नेगेटिव प्लेट है। और वो क्या करता है, कैथोड रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती है। किस तरफ बेंड हो जाती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाती है। पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होना ये किस बात की निशानदेही है, जाहिर सी बात है कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है जी। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई की, ऊपर पॉजिटिव प्लेट नीचे नेगेटिव प्लेट, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होके और पॉइंट नंबर 3 पर गिर जाती है। और जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को अप्लाई करके और इस तरीके से एडजस्ट किया कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे, इफेक्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ना वो नीचे जाती है ना वो ऊपर जाती है, वो सीधी गुजर के और पॉइंट नंबर 1 पर वापस गिर जाती है। जैसे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की थी तो वो सीधी गुजर के पॉइंट नंबर 1 पर गिर रही थी, लेकिन जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो वो पॉइंट नंबर 2 पर गिर रही थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो पॉइंट नंबर 3 पर गिर रही है। लेकिन जब हमने दोनों को एडजस्ट कर दिया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो, तो जब कैंसिल हो जाएंगे तो सीधी गुजरेगी और पॉइंट नंबर 1 पर गिर जाएगी। तो ये है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी फ्लोरेसेंस। ये फ्लोरेसेंस हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज के अंदर भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था कि फ्लोरेसेंस क्या होती है कि जब कैथोड रेज जो ग्लास जो है डिस्चार्ज ट्यूब ग्लास का बना हुआ था, हमने ग्लास का बनाया हुआ था, तो डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो ग्लास का बना हुआ था, तो जब वो ग्लास के साथ जाके टकराती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, ग्रीनिश फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस करती है। जब वो किसके साथ टकराती है, वो स्ट्राइक करती है ग्लास के साथ, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ जब जाके टकराती है, उसकी दीवारों के साथ जाके टकराती है, तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस जो है वो प्रोड्यूस करती है। अगर ग्लास है तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस है, अगर उसके रास्ते में हम कोई और चीज रख दें जैसे एल्यूमिना Al2O3 रख देते हैं तो वो रेड ग्लो करना शुरू कर देते हैं। कैथोड रेज जैसे उस पर पड़ती है तो वो रेड ग्लो करना शुरू कर देता है। अगर उसके रास्ते में हम क्या रख देते हैं, टिन यानी Sn, ये एक एलिमेंट है,
अगर ये रख देंगे तो वो येलो ग्लो करना शुरू कर देता है। कैथोड रेज जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो येलो ग्लो करना शुरू कर देता है। तो ये है जी फ्लोरेसेंस के बारे में। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हम अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट। ठीक है जी, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट। तो आपने जो है ना ये थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट फिजिक्स के अंदर 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था, मतलब वो आपने लाइट के लिहाज से पढ़ा था कि लाइट जो है वो खत्ते मुस्तकीम में यानी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ये आपने पढ़ा था। और उसके लिए आपने जो है एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, या वैसे ही हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से सामने से रोशनी आ रही है और मैं यहाँ पर हाथ रख देता हूँ तो पीछे क्या बनेगा? साया बनेगा। वो साया क्यों बनता है? क्योंकि रोशनी जो है वो मुड़ के यहाँ पर जो पीछे साया बना हुआ है वहां पर तो नहीं जा सकती। ठीक है जी। तो यहां पर पीछे वो ना जाने की वजह से वो मुड़कर नहीं जा सकती, वो स्ट्रेट ही जा सकती है। तो इसलिए वो यहां पर तो जाके टकरा रही होगी, लेकिन इस हाथ के पीछे जो है वो नहीं जा सकती, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर साया बन जाएगा। तो अगर हम कोई ओपैक ऑब्जेक्ट रख देते हैं और पीछे साया बन जाता है, इसका मतलब वो चीज खत्ते मुस्तकीम में यानी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर सकती है, वो बेंड नहीं हो सकती। ठीक है जी। व्हेन an opaque object placed, जब उसको प्लेस्ड करते हैं इन द पाथ ऑफ, किसके पाथ में? हम रास्ते में ऑफ कैथोड रेस। तो क्या बन जाता है उसका? इट क्रिएट शैडो, वो उसका साया बना देते हैं। तो उससे मुराद क्या होता है? मतलब वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर सकती है, बेंड नहीं हो सकती। ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा जिस्म जो कि गैर शफाफ होता है। दो टाइप्स के हमारे पास बॉडी होती है, एक होता है ओपैक और एक होता है ट्रांसपेरेंट। ओपैक ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। ओपैक और ट्रांसपेरेंट में फ़र्क क्या होता है? अगर कोई जिस्म जो है वो गैर शफाफ है, मतलब उसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती, ठीक है जी, तो उसे हम क्या कहेंगे? ओपैक। और अगर कोई जिस्म शफाफ है, मतलब ग्लास जिस तरह होता है ना जिसमें से रोशनी गुजर सकती है, ठीक है जी, विंडो टाइप जो ग्लास होते हैं उसमें से रोशनी गुजर सकती है, लेकिन जो आपका मिरर होता है क्या उस पर रोशनी गिराएं? शीशा जो हम जिसके अंदर अपना जो है ना चेहरा देखते हैं या अपने जिस्म को देखते हैं, तो वो जो है ना वो क्या है? शीशा है। अगर वो गिलास नहीं है, अगर हम क्या करते हैं उस पर रोशनी गिराते हैं, क्या रोशनी पीछे गुजर जाएगी? नहीं गुजरती, वो वापस टकरा के आ जाती है। तो वो क्या होगा? ओपैक ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर भी क्या है कि ये भी ओपैक ऑब्जेक्ट है, यहां से भी रोशनी पीछे नहीं गुजर रही। तो जब हम ओपैक ऑब्जेक्ट को कैथोड रे के रास्ते में रखेंगे तो पीछे क्या बन जाएगा? उसका साया बन जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है। उसके बाद है जी मटेरियल पार्टिकल। और सबसे मेन जो चीज होती है मटेरियल पार्टिकल को जाहिर करने की या मटेरियल नेचर को जाहिर करने की, वो होता है उसके पास मोमेंटम होना चाहिए। और मोमेंटम जो है वो क्या होता है? उसके पास क्या होना चाहिए? P = mv, यानी मोमेंटम होना चाहिए। और मोमेंटम क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क, उसे हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। ठीक है जी। अब काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कह सकते हैं। वैसे एनर्जी भी कहते हैं, लेकिन मोमेंटम बेसिकली कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास, मैं आपसे पूछता हूं, जैसे कि हमारे पास एक ट्रक गुजर रहा है, ठीक है जी, और एक साइकिल जो है वो आप जो है ना चल रहे थे और सामने से ट्रक आके आपको हिट करता है और एक जो है ना वो साइकिल आके आपको हिट करती है। तो आप बताएंगे आपको किससे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा? किसने ज़्यादा आप पर वर्क किया? तो जाहिर सी बात आप कहेंगे ट्रक ने, क्योंकि उसका मास जो है वो ज़्यादा है। क्या चीज़ ज़्यादा है? उसका मास ज़्यादा है, तो उसने ज़्यादा काम किया है। वेलोसिटी दोनों की सेम रख लेते हैं, 10 मीटर फी सेकेंड रख लेते हैं, लेकिन ट्रक जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, उसके काम करने की सलाहियत क्या है? ज़्यादा है। अब हम कहते हैं कि एक जो है ना वो गेंद, ठीक है जी, जो हम खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्रिकेट के अंदर, वो जो गेंद है वो हम ले लेते हैं, और दूसरा जो है ना एक बुलेट ले लेते हैं। बुलेट मतलब वो जो गोली होती है, ठीक है जी, पिस्टल से जो फायर होती है, तो वो वाली। एक जो है ना वो गेंद आपके सर पे आके लगती है, चले मान लेते हैं, ठीक है जी, और दूसरी जो है ना एक बुलेट आके आपके सर पर लगती है। कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी? जाहिर सी बात है बुलेट, वो आपके अंदर से आर पार हो जाएगी।
वो क्यों आर पार हो जाती है? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू गेंद की स्पीड के। ठीक है जी, तो उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा और उसके काम करने की सलाहियत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे अजसाम, ऐसी चीजें जो कि क्या कर सकती हैं, काम कर सकती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, वो मटेरियल पार्टिकल है, उसके पास मोमेंटम मौजूद होता है। तो जब हम क्या करते हैं, कैथोड रेज मूव कर रही है, ठीक है जी, क्या चीज, कैथोड रेज, और उनके रास्ते में हम क्या रख देते हैं, पैडल व्हील जो है वो रख देते हैं, एक चक्कर टाइप होता है, ठीक है जी, जैसे पैडल होता है। अब उसको रखते हैं तो वो क्या कर देते हैं, उसको ड्राइव कर देते हैं। ड्राइव का मतलब चला देते हैं, ठीक है जी। तो अगर चला देते हैं तो इसका मतलब उन्होंने काम कर दिया कैथोड रेज ने, और जब कैथोड रेज ने काम कर दिया इसका मतलब उसके पास क्या मौजूद है, मोमेंटम मौजूद है, और मोमेंटम का मतलब कैथोड रेज के पास मटेरियल नेचर भी मौजूद है। कैथोड रेज को अगर हम क्या करते हैं, उनके रास्ते में पैडल व्हील रख देते हैं तो वो उसको चला देते हैं, घुमा देते हैं। घुमाने का मतलब क्या है कि उसने काम कर दिया, कैथोड रेज ने काम कर दिया उसके ऊपर, और जब काम कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि उसके पास काम करने की सलाहियत है, मतलब मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब उसके पास मटेरियल नेचर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास, एक्स रे प्रोडक्शन, कि एक्स रे प्रोड्यूस कर सकते हैं कैथोड रेज या नहीं। तो हाँ, एक्स रेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि व्हेन हाई एनर्जी, क्या चीज, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या फिर कैथोड रेज, दोनों चीजें सेम ही कह रहे हैं हम। व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज वो क्या करती हैं, स्ट्राइक करती है, किसके साथ, विद हैवी मेटल एनोड। हैवी मेटल एनोड के साथ जब स्ट्राइक करते हैं तो क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक्स रे प्रोड्यूस हो जाती है। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज हैवी मेटल आगे एनोड रखते हैं उसके साथ टकराती है तो वहां से हैवी मेटल एनोड से क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस हो जाती है। और ये वाला पूरा टॉपिक इसी चैप्टर के आगे मिड के अंदर कहीं ना कहीं एक्स रे प्रोडक्शन हमने पढ़ना है, तो वहां पर प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे इसकी। उसके बाद क्या है जी, आयोनाइजेशन। क्या इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज आयोनाइजेशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक मेटल बना लेते हैं, ठीक है जी, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, क्या मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो कैथोड रेज जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ही होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो ऐसा हो सकता है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ले और साथ में कैथोड रे भी निकल आए। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे होंगे तो पीछे कैटाइन बना देंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जब यहां से नेगेटिव चला जाएगा तो एटम पर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब कैटाइन बना दिया है। और कैटाइन की फॉर्मेशन का मतलब क्या है, आयनाइजेशन हो गई है यहां पर, ठीक है जी, कि यहां पर क्या हुआ है, कैटाइन फॉर्मेशन हो गई है, कैटाइन फॉर्मेशन। और कैटाइन की फॉर्मेशन का मतलब क्या है जी, आयनाइजेशन हो गई है, ठीक है जी। कैटाइन की फॉर्मेशन का मतलब क्या है जी, आयोनाइजेशन यहां पर हो गई है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट, के कैथोड रेज को हम क्या करते हैं, एक कनकेव सरफेस के अंदर से गुजारते हैं तो क्या होता है, वहां पर वो उसको एक मर्ज करके एक पॉइंट पर गिराता है, और गिराने पर क्या होगा, वहां पर हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो मतलब कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट कर सकती है। इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा, आपने में या अभी वैसे जो है ना एक छोटा सा जो है ना लेंस मिलता था, फोकस लेंस ग्लास, ठीक है जी, फोकस ग्लास जो है ना वो, जिसकी मदद से आप जो है ना ऊपर नीचे करके जो है ना अल्फाज को बड़ा करके दिखाता था, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था बेसिकली वो। तो अगर हम उसके साथ जो है ना एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत बचपन में किया करते थे, वो क्या कि उसको जो है ना ऊपर नीचे करके, और हम इस तरीके से रोशनी को एडजस्ट करते थे कि सूरज की रोशनी जो है ना एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा गिर रही होती थी, और जब वो एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा गिर रही होती थी तो वहाँ पर जो है ना उस पेज को जला देती थी वो,
ठीक है जी। तो मतलब क्या हुआ कि सारी रोशनी मतलब पूरी सूरज की रोशनी नहीं, थोड़ी सी रोशनी को हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट पर फोकस कर दिया, और जब वो फोकस हुआ तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट हुआ और पेज को जला दिया। तो यहां पर भी हमने क्या किया, कैथोड रेज को, काफी सारी कैथोड रेज को फोकस कर दिया एक पॉइंट पर, और यहां पर क्या हो सकता है, ये जो मेटल यहां पर रखी होगी, ये मेटल हीट अप हो जाती है, ये थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। बढ़ने से मुराद क्या होगा कि कैथोड रेज के अंदर क्या मौजूद है, हीटिंग इफेक्ट मौजूद है। उसके बाद पेनिट्रेशन है कि कैथोड रेज जब यहां से गुजरती है तो थिन गोल्ड फॉइल हमारे पास मौजूद है। जब यहां से ये गुजरेगी कैथोड रेज तो ये क्या करती है, यहां से पेनिट्रेट कर जाती है आसानी से। क्या मौजूद हो हमारे पास, थिन गोल्ड फॉइल अगर मौजूद होगी तो वहां से क्या कर सकती है, ये आसानी से पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आगे है जी रिड्यूसिंग इफेक्ट। रिड्यूसिंग इफेक्ट आयोनाइजेशन का बिल्कुल उलट है। आयोनाइजेशन में क्या था कि इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल लिया था, क्या कर लिया था, निकाल लिया था। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से टकरा के और निकाल रही थी, और यहां पर क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाता है, ठीक है जी, वो जो कैथोड रेज है बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालता नहीं बल्कि उसके साथ ऐड हो जाता है, तो जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसे हम क्या कहते हैं जी, रिडक्शन कहते हैं। तो यहां पर रिड्यूसिंग इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कॉपर जो है वो हमारे पास +2 की फॉर्म में था, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये कॉपर +1 बन गया, और जब ये +1 बनेगा तो इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है, रिड्यूसिंग इफेक्ट हो रहा है, इसका चार्ज नंबर डिक्रीज हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग इफेक्ट कहेंगे। तो मतलब कैथोड रेज अगर ऐड हो जाती है तो रिड्यूसिंग इफेक्ट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेती है, कैटायन फॉर्मेशन करती है, तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन हो जाएगी। तो आयोनाइजेशन भी करवा सकती है और रिड्यूसिंग इफेक्ट भी करवा सकती है, दोनों चीजें करवा सकती है। उसके बाद क्या है जी, E/m वैल्यू, और E/m वैल्यू जब मालूम की गई तो इसकी वैल्यू आती है, E/m वैल्यू वो आती है जी 1.758 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 कॉलम पर किलोग्राम। E/m वैल्यू यूनिट आप देख लें, मतलब सेम ही होगा। E जो है ना वो क्या है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कॉलम, और m क्या है, मैस, तो मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो कॉलम ओवर किलोग्राम आ गया, वैल्यू आपको याद रखनी है। और लास्ट में कंक्लूजन क्या आ गई कि कैथोड रेज जो है उसकी E/m वैल्यू ये है, ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की E/m वैल्यू भी कितनी होती है, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 कॉलम पर किलोग्राम होती है। तो इसका मतलब कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन सेम ही चीज है। तो मतलब कैथोड रेज जो है ना और कुछ नहीं बल्कि क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, ठीक है जी। और स्टोने ने, एक साइंटिस्ट था स्टोने, उसने क्या कहा था, ये जो कैथोड रेज जो थी, कैथोड रेज, इनको नाम दिया, नेम्ड, ठीक है जी, क्या दिया, नाम दिया, किस चीज का, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। जे थॉमसन ने उसकी E/m वैल्यू मालूम की थी, ठीक है जी, किसने, जे थॉमसन ने E/m वैल्यू मालूम की थी, स्टोने ने उसको नाम दिया, किस चीज का, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और वो क्या है कि E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज रिमेन सेम नो मैटर विच गैस इज यूज्ड, या बस सिंपल ये कह दें, शॉर्ट क्वेश्चन है। मेन हमारा फोकस जो है ना इसी पर है कि E/m वैल्यू कैथोड रेज की सेम रहती है, जो मर्जी गैस यूज करें, तो क्यों। पहली बात तो गैस पे तो डिपेंड करना ही नहीं चाहिए उसे, कि क्योंकि हमारी जो कैथोड रेज थी बेसिकली कहां से निकल रही थी, वो कैथोड से निकल रही थी। कहां से निकल रही थी, कैथोड से कैथोड रेज निकलती है, तो इसलिए उसको हमें गैस पर डिपेंड करना होना भी नहीं चाहिए। वैसे दूसरी बात कि अगर वो गैस से निकल भी रही है फिर भी
कैथोड रेज हैं क्या? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो गैस से निकले चाहे वो कैथोड से निकले, वो तो किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर सकती। बात को समझना है कि कैथोड रेज क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो चाहे वो गैस से निकले चाहे वो कैथोड से निकले, चाहे आप कैथोड जिस मर्जी मटेरियल का बना ले, चाहे वो गैस जिस मर्जी मटेरियल की हो, गैस कोई भी नेचर की हो, लेकिन निकलने क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज होते ही क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस के अंदर भी सेम ही होते हैं। अब ये नहीं है कि हाइड्रोजन के अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन छोटा होगा और कार्बन के अंदर अगर मास बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे हो बात को? तो चाहे कैथोड से निकले चाहे वो कहां से निकले, वो गैस से निकले, दे आर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज आर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो उस चीज से आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि कौन सा कैथोड यूज किया है, मटेरियल ऑफ कैथोड क्या है, गैस की नेचर क्या है। तो दे आर जस्ट, कैथोड रेज आर जस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो गैस के अंदर या कैथोड के अंदर सेम ही होते हैं, इसलिए कि E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज चेंज नहीं होती, चाहे जो मर्जी कैथोड यूज करें चाहे जो मर्जी गैस यूज करें। समझ में आ जाएगी बात? तो ये है हमारे पास ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, और टोटल जो है प्रॉपर्टीज हमने आज डिस्कस कर ली है। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद फ्लोरेसेंस, स्ट्रेट लाइन मोशन, मटेरियल पार्टिकल, एक्सरे प्रोडक्शन, आयोनाइजेशन, हीटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन और रिड्यूसिंग इफेक्ट, E/m वैल्यू, कंक्लूजन लास्ट में, और फिर स्टोने ने इसका नाम बताया था, और लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज के बारे में, ठीक है जी। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।